नमस्कार दर्शकों। नई शिक्षा नीति 2020 अब हम सब के सामने है। इसका ढांचा हम सब के सामने है। इस ढांचे को पढ़कर, इस प्रारूप को पढ़ने के बाद हम सब के मन में कई सवाल हैं। कुछ के मन में कुछ आशंकाएं हैं, किन्हीं चीज़ों को लेकर कुछ प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उठना लाजमी भी है। और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने के लिए आज हमने इस शिक्षा नीति के प्रारूप को लेकर एक परिचर्चा का आयोजन किया है। इस परिचर्चा में मेरे साथ शामिल हैं हमारे दो मेहमान। सबसे पहले मैं आपसे उनका परिचय कराना चाहूँगा। मेरे बिल्कुल साथ बैठे हैं डॉक्टर भूपेंद्र करवंदे, जो विधि के प्राध्यापक हैं शासकीय योगानंदम महाविद्यालय से। मेरे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं, श्री गिरीशकांत पांडे जी, जो कुल सचिव हैं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल करवंदे जी आपसे है कि 34 साल बाद ये शिक्षा नीति हमारे सामने है, इसका प्रारूप हमारे सामने है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो स्कूली शिक्षा है और दूसरा उच्च शिक्षा है। तो स्कूली शिक्षा को लेकर जो सबसे पहली बात आई है वो है RTE की, यानी राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन में क्या ये मौलिक अधिकार है और इसके तहत क्या क्या प्रावधान उच्च शिक्षा में किए गए हैं? स्कूली शिक्षा में जो बेसिकली मूलतः जो बदलाव आए हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन इसका सबसे अच्छा बदलाव RTE जिसको हम कहते हैं राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क में है, 21A में है, जिसमें यह कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को राज्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। परंतु अब जो ये शिक्षा नीति है इसमें एक थोड़ा सा बदलाव चाह रही है और मेरे ख्याल से ये बदलाव लाजमी भी है। ये जो 6 से 14 वर्ष है, इसकी उम्र को अब 3 से 18 साल करने का प्रावधान किया गया है। तो 3 से 18 साल करने के पीछे एक मेन मोटिव ये है कि हम प्री स्कूल से बच्चे को स्कूल में इंटर कराकर और उसको वहां से हम एजुकेट करना शुरू करें, और ये बहुत अच्छी बात भी है और ये ज़रूरी भी था। अच्छा, बच्चों का जो मानसिक विकास होता है वो शायद 3 साल की उम्र तक काफ़ी कुछ हो जाता है, इसी वजह से शायद इसको इस तरीके से शामिल किया गया है। इस बात को लेके बिल्कुल मैं यही समझता हूँ कि पहले ये होता था कि स्कूलों में एडमिशन जो होते थे वो पहली क्लास, सरकारी स्कूल में अगर एडमिशन हम देखते थे तो पहली क्लास से होते थे। तो यहाँ पर अब ये हो गया कि 3 साल में बच्चा जो है वो आंगनवाड़ी हो गया या फिर बाल वाटिका हो गया और इस तरीके के प्री स्कूल हो गए। तो पहले 3 साल उसको इसी में सिखाया जाएगा, फिर पहली और फिर दूसरी, ऐसा 5 ईयर वाला जो एक प्लान जो आया है 5+3+3+4 वाला, उसका पहला हिस्सा यही है जी। तो इसमें एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी तक तो हम 10-2 की शिक्षा प्रणाली पे थे, तो क्या ये 10-2 की शिक्षा प्रणाली अब ख़त्म हो जाएगी या इसे भी जारी रखा जाएगा और नई जो शिक्षा प्रणाली है 5+3+3 वाली उसको भी शुरू किया जाएगा? देखिए, जो भी परिवर्तन होते हैं वो एकदम से एक साथ परिवर्तन नहीं होते जी। 5+3+3+4 जो सिस्टम है ये धीरे धीरे 2021-22 से शुरू होगा और ये धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होगा, और इस प्रकार 10+2 जो है वो खत्म होगा और 5+3+3+4 इसके बाद इसमें इंटर हो जाएगा जी। गिरीशकांत जी, आप तो उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो उच्च शिक्षा को लेकर इस जो प्रारूप है उसमें क्या क्या प्रावधान अच्छे हैं? काफ़ी समय से छात्रों की ये मांग भी रही है, आप उनसे रूबरू भी होते रहे हैं, तो ऐसी क्या मांगे हैं, ऐसी क्या चीज़ें छात्रों के लिए इस प्रारूप में अच्छी आई हैं उच्च शिक्षा को लेके? मैं बताना चाहूँगा कि वास्तव में जो शिक्षा नीति जो बनता है जी, वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है जी। और हमारे देश में जो मैकाले ने जो बनाया था शिक्षा नीति 1835 में जी, उसके बाद एक बड़ा बदलाव 1948 में हुआ था राधाकृष्णन कमेटी के। और इस दौरान यदि देखेंगे कि मैकाले का 1835 का और 1948 का राधाकृष्णन समिति का, तो इस बीच में भी 8-9 और बार बदल चुका था। और राधाकृष्णन कमेटी के बाद जो बदलाव हुआ था 1966 में कोठारी कमीशन का था, और ये अगला बदलाव जो हुआ था राजीव गांधी जी के जो प्रधानमंत्री थे उनके पीरियड में 1986 में हुआ था जी। बिल्कुल 86 के बाद अभी इस बार हो रहा है जी। तो ये बदलाव जो होता है ये पूरा विश्व की मांग को देखते हुए, विज्ञान एवं तकनीकी के नए नए विकास हो रहा है उसको देखते हुए, हमारे पास एजुकेशन में हम नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं उसको देखते हुए, हमारा इंडस्ट्री का जो डिमांड होता है उसको देखते हुए, हमारा जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है उसको देखते हुए, और किस प्रकार की एक नया युवा पीढ़ी भविष्य हमको चाहिए जी,
उसको देखते हुए ये एजुकेशन सिस्टम बनाना पड़ता है। तो करवंदे साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज युवाओं की क्या मुख्य मांगे हैं। जिस तरीके से कि गिरीश जी ने बताया कि कुछ आप युवाओं के लिए भी कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि पूरे विश्व का परिदृश्य बदल रहा है और भारत पूरे विश्व के लिए एक बहुत अच्छा मार्केट होने के साथ साथ भारत की ओर भारत से लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, पूरे विश्व के लोगों को। तो यहाँ के युवाओं को विशेष रूप से तैयार होना पड़ेगा। तो किस तरीके की तैयारी और उन्हें किस तरीके की हम शिक्षा दें ताकि वो विश्व पटल पर अपनी प्रतिभा को प्रूव कर सकें? इसमें मूलतः दो प्रमुख बातें हैं। पहला तो ये कि हमको ये समझना पड़ेगा कि हम जब पूरे विश्व में सबसे युवा राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ हमारी भारतीय शिक्षा जो है ये विश्व में नंबर दो नंबर की शिक्षा है, मतलब हम विश्व में नंबर दूसरे पर हैं। तो जब हम इतनी सारी चीज़ों को विश्व में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो चुनौतियां निश्चित रूप से बढ़ती है। ये अच्छी बात है कि भले ही 3 दशक के बाद हो शिक्षा नीति में परिवर्तन तो आए हैं और आने भी चाहिए थे, लेकिन युवाओं के लिए मैं बात करूं तो इसमें जो स्किल डेवलपमेंट की बात कही गई है, जैसे आत्मनिर्भर भारत की जो बात कही गई है, उस सपने को साकार करने के लिए ये नीति कहीं ना कहीं आई है। इसमें एक अच्छी चीज मुझे जो वो लगी कि मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट वाला जो सिस्टम रखा गया कि अगर आपको लगता है कि किसी डिग्री को आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं या सही आपको लग रहा है कि आपका निर्णय गलत हो गया तो आप उसको वहां से बाहर भी आ सकते हैं या फिर बाद में उसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। ये एक बेस्ट ऑप्शन है। तो गिरीश जी, क्या ऐसा संभव है जैसा करवंदे साहब बता रहे हैं कि मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम जो नई इस शिक्षा नीति में कहा गया है, क्या वाकई ऐसा सब संभव हो सकता है? इसको आप ऐसे समझिए कि एक युवक जो है जी 12th करके आता है और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ लिया, थर्ड ईयर का आधा साल पढ़ लिया, कहीं जॉब चला गया, उसे घर में मजबूरी हो गई और काम में लग गया, तो उसका क्वालिफिकेशन पूछने पर क्या मिलता है कि वो 12th पास है क्योंकि वो आगे का वो काउंट नहीं होता जी। तो इस बार ये है कि यदि कोई फर्स्ट ईयर पास करता है तो उसको ये बोला जाएगा कि इसने साइंस में फर्स्ट ईयर किया है या कॉमर्स में सर्टिफिकेट कोर्स किया, ऐसा 2 साल होने पर वो डिप्लोमा कोर्स माना जाएगा, 3 साल होने पर वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मानेगा और 4 साल होने पर उसको डिग्री माना जाएगा जी। और जो 4 वर्षीय डिग्री कोर्स करेंगे वो 1 साल में पीजी भी हो सकते हैं जी। तो इसमें 4 वर्षीय डिग्री कोर्स और 1 वर्षीय पीजी कोर्स शामिल है या फिर 3 वर्षीय डिग्री कोर्स के साथ 2 वर्षीय पीजी कोर्स भी शामिल करके रखा। मतलब अब छात्रों के लिए बहुत सारे ऑप्शन इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत दिए गए हैं। एक चीज मैं और आपको टोकना चाहूंगा जी जी बिल्कुल, कि जो मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का ये है कि अब यदि बच्चा 12वीं के बाद फर्स्ट ईयर पढ़ा, सेकेंड ईयर पढ़ा और अचानक जॉब में चला गया, मान लो 2-4 साल जॉब करने के बाद वो चाहेगा तो थर्ड ईयर में एंट्री कर सकता है। यानी केवल फर्स्ट ईयर ही एंट्री नहीं होगा, बच्चा सेकेंड ईयर में भी एंट्री ले सकता है, थर्ड ईयर में भी एंट्री ले सकता है, फोर्थ ईयर में ले सकता है, तो कहीं पर भी उसका एंट्री हो सकता है और कहीं से भी वो छोड़ सकता है। हर ईयर में एंट्री और हर ईयर में एग्जिट दोनों ये इसमें शामिल किया गया है। अच्छा भूपेंद्र जी, एक चीज़ बताइए कि हम पहले देखते थे कि जो इंजीनियरिंग का छात्र है वो इंजीनियरिंग ही पढ़ेगा, जो विधि का छात्र है वो विधि पढ़ेगा, जो मेडिकल का छात्र है वो मेडिकल पढ़ेगा। लेकिन इस नई शिक्षा नीति में इसको लेकर भी काफ़ी बदलाव किए गए हैं कि जो आईआईटी का छात्र है उसके लिए ये ज़रूरी किया गया है कि तुम समाजशास्त्र भी पढ़ो, तुम इतिहास के बारे में भी जानकारी रखो। क्या ये सब कुछ भी इस नई शिक्षा नीति में डाला गया है? बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि अक्सर हम देख रहे हैं कि बच्चा अगर इंजीनियरिंग करता है तो इंजीनियरिंग में वो सारे टेक्निकल चीज़ों को पढ़ता है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स को पढ़ता है, लेकिन उसके बाद जब वो यूपीएससी की में आता है तो यूपीएससी में उसको फिर से सोशियोलॉजी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, या पीएससी की तैयारी में आता है ये चीज़ों से फिर पढ़नी होती है। तो कहीं ना कहीं एक ये था कि उतने साल जो उसने पढ़ा और उसके बाद अचानक से वो नए सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है तो यहाँ पे कुछ समस्या थी। अब बच्चों को एक सुविधा अच्छी मिल जाएगी कि वो अपने साथ कुछ और सब्जेक्ट्स को भी ऐड कर सकता है। जरूरी नहीं है कि आपका जो फ्रेम सब्जेक्ट का पहले से बना हुआ है बिल्कुल वैसा ही हो। अगर मुझे मैथ्स के साथ में सोशियोलॉजी पढ़नी है, अगर मुझे मैथ्स के साथ में ज्योग्राफी पढ़नी है या मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है तो मैं उसको उसमें इंक्लूड कर सकता हूँ। वो मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए या मेरे पर्सनल इंटरेस्ट पर वो मेरे काम आएगा। मतलब वास्तव में इसको हम बोलते हैं क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम बोलते हैं, सीबीएसई बोलते हैं जी। इसमें यदि कोई मैथमेटिक्स का छात्र है तो पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकता है, उसमें उसको क्रेडिट नंबर मिलता है। लेकिन अभी तक नहीं था ये बेसिकली हम ये देखते हैं जब हम बोलते हैं कि एजुकेशन जो होता है, शिक्षा जो है छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए। बिल्कुल सही बात। तो हम नहीं चाहते कि बच्चा केवल साइंस ही जाने या टेक्नोलॉजी जाने या केवल कला का जाने, वो सभी उसका रुचि के हिसाब से पढ़े जाने और उसको फायदा मिले
ये उसमें शामिल किया गया। लेकिन गिरीश कांत जी, अभी तक तो यही हो रहा है कि जो इंजीनियरिंग का छात्र है वो इंजीनियरिंग के बारे में ही जानता है। अब यदि हम उससे बोलें कि आर्ट्स के बारे में, इतिहास के बारे में बताओ, या उसको कोई रुचि भी नहीं है, तो वो उसको एक अलग स्ट्रीम समझता है और वो उसको बिल्कुल अलग नज़रिए से देखता है। ऐसा अभी तक हो रहा है, लेकिन शायद इसमें ये सब परिवर्तन करके उसे छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए बनाया जा रहा है। नहीं, ये नई शिक्षा नीति में ऐसा नहीं है, ये पहले से लागू हो चुका है और इसके नई शिक्षा नीति में एक अलग से ढांचागत शामिल किया जा रहा है। अच्छा, ये पहले से लागू है? पहले से लागू है। तो अभी इम्प्लीकेशन अभी भी है, बहुत सारे कॉलेजेस में पहले से लागू हो चुका है ये। अच्छा, ये बात बहुत सारे कॉलेजेस में पहले से लागू हो चुका है। अच्छा, करवंदे साहब, स्कूली शिक्षा को लेकर जो मुख्य बातें हैं, जैसे कि आपने बताया कि राइट टू एजुकेशन है, उसके बाद और क्या क्या ऐसी मुख्य बातें आपको लगती हैं इस नए प्रारूप में स्कूली शिक्षा को लेकर? मुझे स्कूली शिक्षा में बहुत सारी चीज़ें तो बहुत बेहतर है, लेकिन एक सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि जो ड्रॉप आउट रेशो जो है उसको कम करने की बात कही गई है। ड्रॉप आउट रेशो में हम जैसे अक्सर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर लाकर बच्चों को पहली क्लास में हमने देखा कि 70 बच्चों का 80 बच्चों का एडमिशन हो गया, लेकिन जब हम दूसरी क्लास में गए तो हमने देखा कि वो 30 बच्चे 20 बचे। तो ये जो ड्रॉप आउट रेशो है इसको कम करने की बात कही गई और कोशिश ये है कि अगले 10 सालों में उसको 100% पे लाएं। तो ये ड्रॉप आउट रेशो को कम कैसे करेंगे? कुछ इसका भी कुछ खांचा दिया गया है? नहीं, अभी इसमें हमको इसमें आगे चल के हमको इस पर काम करना पड़ेगा। निश्चित रूप से ये बच्चे जो छोड़कर चले गए हैं, बच्चे किस कारण से छोड़ते हैं? बच्चे, यदि आप गिरीश जी, बच्चे किस कारण से स्कूल छोड़ेंगे? या तो बच्चों के पास खाने की कमी होगी, या उनके पास पैसे नहीं होंगे उनके माता पिता के पास, या मूलतः यही कारण होते हैं? क्या इसको भी इसमें शामिल किया गया है कि बच्चों की खाने की या उनके पोषक तत्वों की या इन सब चीज़ों को कुछ पूरा किया जा सके? बच्चों के ड्रॉप आउट के बहुत सारे कारण हैं जी। सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, और स्कूलों में पहले पिटाई होता था, वो भी एक बड़ा कारण है। और तो ऐसे बहुत सारे कारणों को उच्च स्तर पर सोच करके भोजन की व्यवस्था देना, उनको अटेंडेंस के आधार पर उनको अगले क्लास के लिए प्रमोट करना, ऐसे बहुत सारे सिस्टम लागू किए गए जिससे ये ड्रॉप आउट सिस्टम बढ़ा है। वास्तव में ये मुद्दा जो है GER का बोलते हैं, ग्रास रेशियो इनरोल बोलते हैं। ये होता ये है कि आप देखेंगे कि जब हम छोटे बच्चे थे तब भी एक पढ़ते थे कि भारत एक विकासशील देश है। जब हम प्राध्यापक बने तब भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं भारत एक विकासशील देश है। आज भी हम बोलते हैं भारत एक विकासशील देश है। बिल्कुल सही बात। तो भारत विकसित देश कब बनेगा? तो उसका बहुत सारे पैरामीटर में एक पैरामीटर ये है कि यदि आपके देश का GER 40% है तब आप विकसित देश में आते हो। आज हमारे छत्तीसगढ़ का जो GER है वो है 16% और राष्ट्रीय स्तर पर 24% है। इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ में जो 100 बच्चे पहली कक्षा में भर्ती होते स्कूल में, वो कॉलेज केवल 16 बच्चे आते हैं जी। और राष्ट्रीय स्तर पर केवल 24 बच्चे आ रहे हैं जी। तो इसकी संख्या हमको 40 तक ले जाना है जी। तो इसके लिए जरूरी है कि इस पूरा ढांचागत सिस्टम में बदलाव करना, तभी आप विकसित देश की श्रेणी में आप जा सकते हैं। कि आपके यहाँ यदि 100 बच्चा पहली क्लास में भर्ती हो तो कम से कम 40 बच्चा कॉलेज के पहले वर्ष में प्रवेश लेना चाहिए। और ऐसे ही कुछ तो उच्च शिक्षा में भी दिया गया है कि उनके भी जो ड्रॉप आउट रेशियो है उसको कम करने का एक 2050 तक कुछ लक्ष्य रखा गया है जी, उसमें बिल्कुल इसमें कॉलेज के बच्चों को भी ये कहा, इसमें ये प्रावधान है कि अगर वो बच्चा अगर एक बार एंट्री ले लेता है, जो मैंने इसके पहले भी डिस्कस किया, मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट, अगर वो दूसरा कुछ कोर्स करना चाह रहा है वो छोड़े ना, कम से कम एटलीस्ट उसको ये मौका है कि अगर उसकी डिग्री छूट गई है तो वो बाद में उसको कंप्लीट कर सकता है। एक्चुअल में होता क्या था, पहले बच्चा बहुत लंबे समय तक अगर छोड़ दे तो उसे फिर नए सिरे से शुरू करने पड़ता था, तो ये चीज़ों को अब इसमें कम कर दिया है। अच्छा, इसमें भाषाओं को लेकर, खासकर स्कूली शिक्षा में भाषाओं को लेकर लोगों के मन में तरह तरह की बातें हैं कि 3 भाषाएं कैसे पढ़ाई जाएंगी, और इस हिंदी, इंग्लिश और जो भाषाओं को लेकर जो किसी भी जगह की भाषाएं, हमारे यहाँ तो बहुत सारी भाषाएं हैं, तो उसको लेकर लोगों के मन में बहुत दुविधा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। इसमें जो मूल जो प्रावधान है वो ये है कि 5वीं कक्षा तक बच्चे को उसकी मातृभाषा में पढ़ाई कराई जाएगी। अब मातृभाषा वह उसकी क्या है ये तय करने का अधिकार अभी मेरे हिसाब से, जितना मैं इस नीति को समझा हूँ, वो राज्यों को दिया है जी। अब त्रिस्तरीय फार्मूला इसलिए रखा गया कि बच्चा जो है मल्टीपल लैंग्वेजेस को सीखे, जाने
और उसमें एक जो मूलतः जो चीज़ें आ रही है वो ये आ रही है कि एक संस्कृत को ज़्यादा महत्व दिया गया है, संस्कृत हो, हिंदी को ज़्यादा महत्व दिया गया है। अभी भाषा को लेकर हिंदी पर इसलिए जोर ज़्यादा है, मैं बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं कहूँगा कि हिंदी की जो स्थिति है वो ये है कि अभी यूपीएससी के परिणाम घोषित हुए हैं जी। यूपीएससी के परिणाम घोषित होने में अगर आप 133 तक की रैंकिंग के लोगों को देखेंगे तो उनका माध्यम अंग्रेजी था और हिंदी माध्यम का पहला बच्चा 134 रैंक पर आ रहा है। तो हिंदी की स्थिति क्या है इस देश में, क्या है, वो यहीं से पता चलती है। तो कहीं ना कहीं त्रिस्तरीय भाषा फार्मूला हमको हिंदी को समृद्ध बनाने में, सुदृढ़ बनाने में जरूर कामयाब होगा, निश्चित रूप से। और गिरीश जी, इस बारे में मैं आपके भी विचार जानना चाहूँगा। नहीं, वास्तव में क्या है, ये सभी मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक का ये विचार है कि बच्चों का प्राइमरी एजुकेशन एटलीस्ट जो है उसकी मातृभाषा में होना चाहिए जी। मातृभाषा में बच्चा जितना अच्छा सीख सकता है किसी विदेशी भाषा में वो चीज़ अच्छा नहीं सीख सकता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लागू होना है। दूसरा चीज़ हमको समझना चाहिए कि एजुकेशन जो है राज्य का विषय होता है, ये केंद्र उस पर राज्य पर नहीं थोप सकता, इसलिए इसको राज्य पर देना जरूरी भी था। और यहाँ पर भाषाओं को लेकर के कुछ दुविधा है, अभी भी क्लियरिटी नहीं है जी। क्योंकि इसमें मातृभाषा शब्द का इस्तेमाल है, स्थानीय भाषा का शब्द इस्तेमाल है, क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल है और राष्ट्रीय भाषा का, तो 4 भाषा का उल्लेख है। तो इसमें आपका मातृभाषा का निर्धारण कैसे होगा और आपका क्षेत्रीय भाषा कैसे होगा, स्थानीय भाषा, इसमें थोड़ा भी संशय है। दूसरा इसमें एक और समस्या है कि अभी इस भाषा और बोली के रूप में किसको किसको शामिल किया जाएगा, यह भी एक समस्या है। उदाहरण के लिए हमारी छत्तीसगढ़ी को ले लीजिए। उदाहरण के लिए ले लीजिए, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य है, तो हमारे राज्य में छत्तीसगढ़ी को एक भाषा के रूप में दर्जा दिया जा चुका है जी। और अब यह सवाल उठता है कि छत्तीसगढ़ी जो है मातृभाषा है, तो क्या छत्तीसगढ़ी भाषा में स्कूल एजुकेशन का शुरुआत किया जाएगा या हिंदी में किया जाएगा, ये भी क्लियरिटी नहीं है। तो इसमें बहुत सारे भाषागत को लेकर के अभी और भी साफ होना बचा है इसमें, इसीलिए विशेषकर तमिलनाडु से इस बारे में कुछ प्रश्न जरूर खड़े हो रहे हैं। जी जी, डेफिनेटली। अभी कुछ दिन पहले ही समाचारों में इस तरीके की चीज़ें थी। इस शिक्षा नीति में जो केंद्र है वो शिक्षक है। शिक्षकों की स्थिति को लेकर सालों से कई बातें होती रही हैं, कई आंदोलन हुए हैं शिक्षकों की तरफ से, इन सब चीज़ों को लेकर शिक्षा मित्र बने हैं, लेकिन शिक्षक अपनी स्थिति से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। तो इस नई शिक्षा नीति के प्रारूप में शिक्षकों के लिए क्या भूमिकाएं तय की गई हैं, उनके लिए क्या पैरामीटर्स तय किए गए, बताइए। बहुत सिंपल सी बात है। जो मुझे शिक्षा नीति में जो सबसे अच्छा लगा वो ये लगा कि अभी तक हम देख रहे थे कि एक स्कूल में 70 बच्चे हैं, 80 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं और एक ही टीचर है जी। इसमें ये तय कर दिया गया कि 25 बच्चों पर एक टीचर होगा, ये पहली बात। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गेस्ट टीचर या पैरा टीचर जिसको हम कहते हैं, शिक्षा मित्र, ये इन सब का कंसेप्ट को अब खत्म किया जाएगा। फाइनली जो है वो टीचर की नियुक्ति होगी और एक फेयर प्रोसेस में टीचर की नियुक्ति होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि टीचरों को जो अतिरिक्त ड्यूटी दी जा रही थी, मैंने इस शिक्षा नीति में एक अच्छी चीज को देखा कि टीचर्स की ड्यूटी हर जगह पर लग रही है, हर जगह पर वो काम कर रहे हैं। तो वो शिक्षा के अलावा वो दूसरे काम ज्यादा कर रहे हैं, शिक्षा कम और वो दूसरे काम ज्यादा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि शिक्षक जो है अपना 100% जो है बच्चों को नहीं दे पाते। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक चीज कही गई कि अब केवल चुनाव में ही उनकी ड्यूटी को रखा जाएगा, बाकी में वो प्रयास किया जा रहा है कि उनकी ड्यूटियों को बाकी और जगह पर न लगाया जाए। तो ये अच्छी चीजें आई हैं। शिक्षकों के वेतन को लेकर भी इसमें कुछ बात हुई है और एक सामान्य वेतन की भी बात हुई है। चूंकि सारे टीचर सब फिर परमानेंट प्रोसेस में आएंगे, उनकी नियुक्ति बहुत पारदर्शी तरीके से होगी, तो निश्चित रूप से ये व्यवस्था जो है धीरे धीरे सही सुधरेगी। तो और निश्चित रूप से जब उन्हें उनके काम प्रॉपर तरीके से बताए जाएंगे तो वो बहुत अच्छा अपने विद्यार्थियों को दे पाएंगे। 100% टीचर अपना अगर क्लास में दे तो फिर सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। गिरीश जी, यूजीसी को लेकर भी इस जो मसौदा है उसमें कुछ बातें आई हैं कि यूजीसी के जो सारे कार्य एक ही बॉडी कर रही है, उन कार्यों का बंटवारा किया जाए, क्या ऐसा कुछ इसमें प्रावधान है? नहीं, इसमें जो बहुत सारे रेगुलेटरीज बॉडीज हैं जी, उसको अलग नहीं किया गया बल्कि और मर्ज कर दिया गया है। अच्छा, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाने का बात किया गया है और वैसे ही राज्य स्तर पर भी शिक्षा आयोग बनेंगे जी। और राष्ट्रीय स्तर पर जो शिक्षा आयोग बनेगा उसका अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करेंगे और जो शिक्षा मंत्री बनेंगे, जो एचआरडी मिनिस्टर थे, तो
तो शिक्षा मंत्री जी उसके उपाध्यक्ष होंगे और सब देख रेख करेंगे। और अब तो शायद नाम भी बदल गया है, मंत्रालय का नाम बदल के मानव संसाधन की जगह अब शिक्षा मंत्रालय हो गया। जी जी 1985 में ये नाम बदला था। जी हाँ, शिक्षा पहले शिक्षा मंत्रालय था जी, फिर अभी उसको मानव संसाधन किया और अब मानव संसाधन से वापस वो शिक्षा मंत्रालय जा रहा है। जी, तो वास्तव में ये जो एपेक्स बॉडी में जो बदलाव है जी, इसमें बहुत बड़ी आशंका अभी प्राध्यापकों के बीच में है जी, और वो ये है कि अभी तक के यूजीसी को जो गवर्न करने वाले जो लोग होते थे जी, वो प्राय सभी प्रोफेसर होते थे, यूनिवर्सिटी के कुलपति रैंक के व्यक्ति होते थे जी, परंतु अब इसमें देखा जा रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स की एंट्री हो सकती है जी, उसको लेकर के विश्वविद्यालय स्तर पर महाविद्यालय स्तर पर चिंता है जी, क्योंकि यदि ब्यूरोक्रेट्स यदि इसके एपेक्स बॉडी में आ जाएंगे जी, तो वो जो काम एक फ्रीडम होता है काम करने काम का, की स्वतंत्रता जो होती है, उसमें थोड़ा से समस्या का ये देख रहे हैं जी। इसकी भी अभी क्लियरिटी होना बचा है अभी। अच्छा, दूसरी एक बात जो मैं जानना चाह रहा था वो है, आप दोनों से ही जानना चाहूँगा कि इसमें एक प्रावधान है कि जीडीपी का 6% जो है अब वो शिक्षा को दिया जाएगा, तो उसके बारे में सबसे पहले करवंदे साहब आपसे, फिर गिरीश जी आपसे, आप बताइए। देखिए, जीडीपी का 6% जो है ये इतिहास में सबसे बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। निश्चित रूप से शिक्षा में हम सबसे कम व्यय करते थे जी, सबसे हमारा बहुत ज़्यादा व्यय नहीं होता था, लेकिन अब जो 6% है, कभी कभी शिक्षा को पिछड़ने का एक कारण ये भी होता था कि अक्सर एक हमारे पास बहुत सीधा सीधा जवाब होता था, फंड नहीं है जी, या फंड्स उपलब्ध नहीं है, या खर्चे कैसे होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम, जब मैंने आपको पहले भी कहा कि जब हम विश्व में नंबर 2 की शिक्षा पर हम पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो इतने बड़े स्तर पर क्या हम 6% अगर दे रहे हैं तो निश्चित रूप से ये शिक्षा के विकास में बहुत हद तक काम करेगा और बहुत बेहतर परिणाम इसके होंगे। जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। सर आपसे। बेसिकली आप यदि देखेंगे तो शिक्षा पर व्यय जो है 2-2.5% के रूप में बहुत दिनों से लटका हुआ था जी हाँ, और ये भी जो बढ़ा है 2-2.5% वो तभी बढ़ा है जब इनकम टैक्स और दूसरे में एजुकेशन सेस लगे जी, तब जाके एजुकेशन में पैसा आना शुरू हुआ, उससे पहले पैसा था ही नहीं जी, और केवल वेतन दे रहे थे, वो बहुत बड़ी बात थी जी। कई कई जगह में तो हफ्तों महीनों तक के डिले, उनका कई महीने में वेतन मिलता था। तो एजुकेशन सेस के बाद पहली बार इस एजुकेशन फील्ड में पैसा आना शुरू हुआ, उससे पहले नहीं था। अभी जो आइडियल कंडीशन में 6% ले जा रहे हैं, यह भी अचीव करना बहुत आसान नहीं है। मैं नहीं समझ रहा हूं कि आने वाले 10 वर्ष में भी 6% तक हम चले जाएंगे, ये भी बहुत मुश्किल, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट होता है 6% को एजुकेशन डालना। पर यदि कोई राष्ट्र, लेकिन प्रावधान किया है, यदि राष्ट्र में बोला जाता है, यदि 6% ले गया तो आप मान के चलिए कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा रिच होगा, बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। ये आप मान के चलिए कि एक बहुत बड़ा लक्ष्य अचीवमेंट हमारा। तो इसी बात से मैं आपसे दूसरा प्रश्न ये पूछता हूँ, इसी से लगा हुआ कि फिर तो शोध हमारे यहाँ काफी अच्छे होंगे, जिसमें नई शिक्षा नीति में भी शोध को बढ़ावा देने की बात कही गई है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ जी, इस नई शिक्षा नीति में पूरा यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को 3 हिस्से में बांटा गया है जी। पहला वो यूनिवर्सिटी होंगे या एजुकेशन इंस्टीट्यूट होंगे जिसमें रिसर्च टॉप में प्रायोरिटी रहेगा, एजुकेशन सेकेंडरी रहेगा जी, ये वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट होंगे जी। दूसरा वो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट होंगे जहां एजुकेशन प्रायोरिटी रहेगा, रिसर्च सेकेंडरी रहेगा, ये नेशनल स्तर का इसको रखा जाएगा। और तीसरा इंस्टीट्यूट वो होगा जहां केवल एजुकेशन दिया जाएगा, वो स्टेट लेवल का होगा। तो 3 प्रकार का है। तो ये जो पहला प्रकार जो है जिसमें रिसर्च को पहला प्राथमिकता है, टीचिंग को दूसरा, ये ऐसे जितने भी इंस्टीट्यूट को शामिल किया जाएगा ए ग्रेड का, वो सभी को सबसे ज्यादा फंड मिलेगा और वो इंटरनेशनल स्तर पे अपने आप को कॉम्पिटेंट इंस्टीट्यूट के रूप में खड़ा कर सकते हैं। ये इस प्रावधान में है जी। चलिए, बहुत अच्छी बात हुई आप लोगों से इस नई शिक्षा नीति 2020 को लेके। और दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी कई प्रश्नों, कई शंकाओं का समाधान हमारी इस बातचीत के माध्यम से होगा। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।